एक चेहरा है जो अब सिर्फ तस्वीरों और वीडियो में बचा हुआ है। एक चिट्ठी है, कई सारे आरोप हैं, रुदन है, मातम है और एक आखिरी ख्वाहिश है, जस्टिस इज़ ड्यू। इंसाफ अभी बाकी है, ये उस चिट्ठी में लिखा गया है। ये कहानी अतुल सुभाष की है जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जाते जाते वो इस फ़ानी दुनिया के तौर तरीके और इस हमारे देश के लोकतांत्रिक तरीक़ों में जो एक बड़ी व्यवस्था है न्यायपालिका, उस पर बहुत प्रश्न चिन्ह सवाल उठाते हुए गए हैं। और उनकी पत्नी के ऊपर जो आरोप उन्होंने लगाए वो सब आपको पता होंगे, लेकिन जो ये सवाल बार बार आ रहा है कि इंसाफ अभी बाकी, और जिस तरीके से जज पर रिश्वतखोरी के आरोप लगाए, जिस तरीके से पत्नी पर प्रताड़ना के आरोप लगाए, वो भले एआई इंजीनियर थे, एआई के पास करुणा, वेदना, चेतना ये सब चीज़ें नहीं, लेकिन इंसानों के पास तो है। और इंसान जब सारे भावनाओं के ज्वार में उलझता है तो शायद कहीं इस तरीके का कदम जाकर उठाता है। हम इस तरीके के कदम को बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये हुआ है तो क्यों हुआ है, और इंसाफ के जो ये डगर है इसमें क्या कुछ आगे हो रहा है। मेरे साथी विकास हैं। विकास, क्या इस केस का अपडेट है अभी? देखिए, इस मामले में जो अतुल प्रकाश के भाई हैं विकास मोदी, उनकी शिकायत पर बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये एफआईआर उन 4 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है जिनका जिक्र उन्होंने अपने 1 घंटे 20 मिनट के वीडियो में किया था। वो 4 लोग हैं। पहला उनकी वाइफ हैं जिनका नाम निकिता सिंघानिया है। दूसरा उनकी वाइफ की माँ यानी उनकी सास हैं, उनका नाम निशा सिंघानिया है। और निकिता के भाई और इनके साले भाई, उनका नाम है अनुराग सिंघानिया, और एक चचेरे ससुर वो हैं सुशील सिंघानिया। इन 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है बेंगलोर के किस थाने में, मराठा हल्ली थाने में दर्ज हुई है। 2 धाराओं में ये एफआईआर दर्ज हुई है। बीएनएस की धारा 108 ये कहती है कि इसमें उकसाने की धारा है। हाँ, कि अगर कोई व्यक्ति जान लेता है और ये पता चल जाता है कि उसकी जान लेने के पीछे किसी के उकसावे का इसमें हाथ है, कोई किसी ने बहकाया है जिसके कारण उसने अपनी जान ली है, ये धारा तब लगती है। और बीएनएस की धारा 3 का सबसेक्शन 5 भी इस पर लागू हुआ है। ये इसलिए क्योंकि सामूहिक रूप से इन लोगों ने अपराध को अंजाम दिया है। उन 4 लोगों के उकसावे के कारण उन्होंने अपनी जान दी है। तो उसमें सिर्फ सबके खिलाफ फिर पैरेलली एक ही तरह का मामला चलेगा। जो मुख्य आरोपी अगर उनकी वाइफ को भी माने इनके आधार पे, तो वो 4 के खिलाफ वैसे ही मामला चलेगा। तो फिलहाल ये एफआईआर हुई है और पुलिस ने अभी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि एफआईआर दर्ज हो गई है। अब जो भी प्रोसेस होगा वो करेंगे। चूँकि इनका ससुराल उत्तर प्रदेश के जौनपुर में है, अब पुलिस वहाँ से, बेंगलोर पुलिस वहाँ जाएगी और पूछताछ करेगी आगे की, जो भी उसमें बनता है उसके हिसाब से, नियम कायदे के हिसाब से कार्रवाई करेगी। और इस पूरे प्रकरण ने एक तो जो इन्होंने घूस लेने का आरोप लगाया जज पर खास करके जो सुनवाई कर रही थी, तो ये सवाल उठाता है कि किस तरीके से न्यायपालिका में भी क्या भ्रष्टाचार और किस तरीके से वो इन्वॉल्व हैं, और क्या इंसाफ के लिए इतना मजबूर किया जा सकता है किसी को। दूसरी जो सबसे ज़्यादा बहस अभी छिड़ी हुई है सोशल मीडिया और तमाम जगहों पे, अगर आपने वो इनका पूरी चिट्ठी पढ़ी हो, व्हाट्सएप पे वो सभी के फ़ोन में उपलब्ध हो गई आज के टाइम पे, इतना ज़्यादा 24 पेज की वो जो चिट्ठी है, उसमें सारे एक एविडेंस और एक बातचीत का टुकड़ा सब लगाया गया। मैं विकास सभी उस पर और विस्तार में बात करूँगा, लेकिन डाउरी एक्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि जो कानून किसी क्राइम से किसी को बचाने के लिए देश के संविधान में या देश के न्याय प्रणाली में जोड़ा गया, उस कानून का इस तरीके से मिसयूज़ कैसे हो रहा है, उसको लेकर के भी कई सारे सवाल उठा रहे हैं। जी विकास, बताइए। देखिए, जिस कानून की बात हो रही है जिसमें उन्होंने कहा है, मैं 1 मिनट, कोर्ट ने उस पर अभी हाल ही में टिप्पणी की है, मैं आपको एग्जैक्ट वो बताता हूँ। 498A आईपीसी और बीएनएस में यही धारा 85 हो गई है। तो 498A में अगर किसी भी महिला के साथ उत्पीड़न होता है, दहेज के नाम पे प्रताड़ना होती है, अगर वो प्रताड़ित की जाती है, तो उसमें उनके पास अधिकार है वो मुकदमा दर्ज कराएं, और फिर उसमें 3 साल से लेकर सज़ा का प्रावधान है। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार अलग अलग प्रदेशों के हाई कोर्ट और 2-3 बार सुप्रीम कोर्ट, एक कल का ही मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये टिप्पणी की है कि इसको आपने टूल की तरह यूज़ किया जा रहा है पति को परेशान करने के लिए। तो जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच थी, उनका कहना था कि
घरेलू प्रताड़ना की धारा पति से बदला लेने का हथियार बन रही है। और इस तरह की टिप्पणी ही कुछ दिन पहले झारखंड हाईकोर्ट ने भी की, और कोर्ट ये भी कह रहा है कि हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि इसमें जो मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं वो गलत हैं, लेकिन जिस तरीके से आप पति के दूर के रिश्तेदार को भी इसमें इन्वॉल्व कर ले रहे हैं, ख़ासतौर पर बहन बहनोई, कई ऐसे मामले आए जिसमें बहनोई को भी इन्वॉल्व कर लिया गया, पति का भाई जो कि अलग रहता है, जिसका कोई लेना देना नहीं। तो उन्होंने कहा कि, और कल वाला मामला तो ऐसा भी था कि पति ने जब डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल की, तब जाकर पत्नी के परिवार की तरफ से आरोप लगा कि हमें दहेज की मांग की गई। तो उन्होंने कहा कि शादी के इतने साल में आपने, अब अचानक से आपको याद आया, तो ये तो सरासर गलत ही दिख रहा है प्रथम दृष्टया। और इसमें उन्होंने एफआईआर रद्द करने की मांग की थी तेलंगाना हाई कोर्ट में, वहाँ से नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट में आया और यहाँ से रद्द भी हो गई। तो ये जो 498A, ये इसको लेकर अब एक चर्चा है। अब बीएनएस में तो नई धारा है, चूँकि वो मामला पुराना चल रहा था, तो उसको लेकर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। तो जैसे कि ये एक निचली अदालत में गया, उसके बाद वो घूस लेने के आरोप और तमाम प्रताड़ना की, लोगों को इस तरीके से हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि इस तरीके के कदम बिल्कुल नहीं उठाए जाने चाहिए, और इंसाफ के लिए भी आपके पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक का विकल्प होता है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि देश की न्याय प्रणाली में बहुत सारी खामियां हैं, जिसकी वजह से लाखों केस आज भी पेंडिंग हैं, और कितने लोग इस तरीके के झंझातों में उलझ कर रह जाते हैं। अपना घर द्वार, पैसा, सब कुछ देना पड़ता है, लेकिन फिर भी इस तरीके की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। लेकिन ये आगे ऐसा ना हो, इसके लिए सरकारों को सोचना होगा कि क्या प्रावधान किए जा सकते हैं कि एक्ट का मिसयूज ना हो, क्या किया जा सकता है कि इस तरह के मामलों का जल्दी सुनवाई हो, जल्दी निपटारा हो। और जिस तरीके से उल्टा इसका वाइस वर्सा किया जा रहा है, जिस तरीके से प्रताड़ना के अगेंस्ट में जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, उस पर भी सवाल उठते हैं, और इसको लेकर के इसको डील करने की ज़रूरत है। जी विकास, कुछ कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिन जज पे आरोप लगाए हैं, रीता कौशिक जज हैं, फैमिली कोर्ट की जज हैं, और फिलहाल जौनपुर में वो पदस्थ हैं। उनके करियर के 2.5 साल और बचे हैं, और 2026 में वो रिटायर हो जाएंगे, जून में। उन पर जिस तरीके के आरोप लगाए हैं, और आरोप ही कहेंगे चूँकि इनकी ओर से है, और अभी कोई ऐसा खासा एविडेंस उस पर आया नहीं है, और उसमें ये बात कह रहे हैं कि फैमिली कोर्ट में जब हम गए और कोर्ट रूम में जज ने हमें बुलाया और तमाम वहाँ पर बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए इन्होंने दहेज के मांगे। तो इन्होंने अपनी चिट्ठी में भी जिक्र किया है, उन्होंने कहा मैं 40 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, मैं 10 लाख रुपए क्यों मांगूंगा। तो फाइनली बात हुई कि तुम जो ये लिख रहे हैं उसमें कि आप बातों में मत पड़िए, आप यहाँ पे सेटलमेंट करिए। और इन्होंने आरोप लगाया है कि जज रीता कौशिक ने उनसे कहा कि सेटलमेंट के लिए मैं 5 लाख रुपए लूँगी। तो इस तरीके से, और पेशकार वाला जो इन्होंने बताया है, तो जो भी कचहरी जाता है अमूमन वो ये जानता है कि कैसे तारीख आगे बढ़वाई जाती हैं। तो जुडिशरी में छोटे छोटे लेवल पे भ्रष्टाचार तो होता ही है। जज की जो इन्होंने बात कही, चूँकि इन्होंने जज के कैबिन में जो बातें हुई है, उन्होंने वर्ड टू वर्ड सारा बताया कि क्या हुआ था वहाँ पे। तो उन्होंने 5 लाख रुपए मांगे थे क्योंकि इस मामले को सेटल करने, 3 करोड़ रुपए सेटलमेंट के देने के लिए। 3 करोड़ रुपए सेटलमेंट, जो 1 करोड़ था वो 3 करोड़ हो गया। फिर उन्होंने कहा कि पहले मेंटेनेंस के लिए 40,000 रुपये उनकी वाइफ मांग रही थी, और फिर बच्चे की लालन पालन के लिए, उनकी देखभाल के लिए 3 लाख रुपए महीना, 2.5 या 3 लाख रुपए महीने की जब मांग होने लगी, तो उन्होंने कहा ये तो एक तरीके से मतलब मेरे को एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, झूठा मुकदमा करके। हालांकि वो एक एफआईआर जिसमें उन्होंने तमाम बातें जिक्र की हैं, उसका काउंटर इन्होंने अपने 1 घंटे 20 मिनट के वीडियो में भी किया, आपने उस 24 पेज के लेटर में भी किया है। अब देखते हैं, पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, जान दी है उकसावे में आकर, तो अब देखते हैं जांच में क्या निकलता है। अब ये ऐसा अतुल सुभाष का एक ऐसा केस है जिसको लेकर के देश भी बहुत पोलराइज्ड है, और ज़्यादातर लोग इनसे संवेदना रखने वाले हैं। और ये बिल्कुल जायज़ बात है कि आप जो है, जो खामियां उसको दूर किया जाए, ताकि आगे किसी के साथ ऐसा ना हो सके। इस मसले से जुड़ी जो भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरे साथी विकास, नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। देखते रहिए दी लर्न टॉप। शुक्रिया।